अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। तैयार की गई हैं। हर तरह की परमिशन, कानूनी तमाम दाव पे किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। आइए दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, और अब मैं देखता हूं कि कितने लोग खामोश बैठते हैं और कितने, मेरा दावा है कि आप चाहकर भी खामोश नहीं रह सकते। मैं एक ऐसे फनकार से, एक ऐसे अदीब से, एक ऐसे साहित्यकार से गुजारिश करता हूं जिसने राजस्थान में पैदा होकर पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की है। वो कवि, वो शायर जो अपने बिल्कुल अलग अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसको पूरी दुनिया संपत सरल के नाम से जानती है। मैं ये शेर से उनका तारुफ करा सकता हूं कि बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। ऐसी इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। आइए इस्तकबाल करते हैं संपत सरल साहब का, राजस्थान से तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश करता हूं। आप सब लोगों को भाई आदि के इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। संयोग से आज रक्षाबंधन भी है, तो मैं उस पवित्र दिन की भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं, पीछे कुर्सियां खाली हैं। गुजारिश करूंगा कि जो लोग यहाँ हैं बिल्कुल सलीम अपनी जगह पर या तो खड़े रहने या बैठ जाएं। जाकिर साहब, आप व्यवस्था बनाने वाले तो कम से कम बैठ ही जाएं। बैठ जाओ भैया। बैठ जाओ। ये वहीं से आए हैं। मैं जानता हूं आप इमरान प्रतापगढ़ी भाई से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनको सुनना भी चाहते हैं। बस हम तो 5-7 मिनट आपका समय लेंगे, फिर आप हैं और वो है। मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ा मुशायरे में समय से आ जाया करो तो बाकी शायर लोग भी सुन लिए जाएं। हम तो यहाँ मुशायरे में भी समय से आ गए थे और इस दुनिया में भी टाइम से आ गए थे। आप नहीं भी सुनेंगे तो भी हम तो 5-7 मिनट अपनी बात कह करके बैठ जाएंगे। वो किसी की पंक्तियां हैं कि डूब कर कुछ सुनो, सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये है परिंदे बहुत दूर के, बोलियां अपनी बोलेंगे उड़ जाएंगे। अब ध्यान इधर रखो आप। हाँ, मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, मुख्य अतिथि भी हैं, मेजबान भी, मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे फिर किसी शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं। अभी आने वाले चुनाव हैं कि हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं, चलते रहता है सब कुछ। हाँ, और लोग कहते हैं कि देश में बड़ा तनाव है, ऐसा ही सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्त हास्य का माहौल है। माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, चाचा जरा माइक सही करिए, माइक का प्रॉब्लम। मेरी आवाज, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते हैं। जीवन में सहज रहो।
ये सोशल मीडिया ये तमाम लोग आपको होमवर्क देने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग बड़े सहज रहते हैं। जैसे मुझे तो कई लोग मान लेते हैं कि ये तो मोदी जी का विरोधी है, जबकि हम किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, उसकी भूमिका की आलोचना करते हैं। ये जितने भी कभी शायद लोग हैं किसी नेता के लिए कहें तो यूं न समझे उस नेता की आलोचना कर रहे हैं, उसकी जो भूमिका है उसको जो करना चाहिए और वो जो नहीं कर रहा है उसके काम को अंडरलाइन करते हैं। तो उसको अन्यथा नहीं लिया करें। सटायर 2014 से पहले भी होता था। मैं शायरी नहीं करता हूँ, पहले माफी मांग लूँ आपसे। मैं नस्र पढ़ता हूँ, उर्दू में जिसको कहते हैं, हिंदी में जिसे गद्य कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे प्रोज कहते हैं। मैं नस्र पढ़ता हूँ। समय की अपनी सीमाएं हैं। एक आध लघु कथा आपको सुनाता हूं। जी। हम बाजारवाद के युग में जी रहे हैं। एक है बाजार जो हर समय की जरूरत है, एक है बाजारवाद। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया का सिनेरियो आप देखें, चाहे वो ट्रंप हो, शिंजो आबे हो, जिनपिंग हो, पुतिन हो, या आने वाले हो, या कोई और हो, लोगों को लगता है कि राजा का चुनाव जनता करती है, जबकि ऐसा नहीं है। 10-15 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं संपत साहब, वाह वाह। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। क्या कहने? ये जो चीज थी इसको महात्मा गांधी ने समझा था। वो चीज अगर हम समझ जाएंगे, जब तक नैतिक बल हम में नहीं होगा, इन व्यवस्थाओं से, इन चीजों से हम लड़ नहीं सकते। तब आप देखें ग्लोबलाइजेशन, इस समय पूरी दुनिया में अनियंत्रित टेक्नोलॉजी और बेकाबू पूंजी दोनों का नेक्सस चल रहा है। ये धर्म, धर्मांधता, राष्ट्रवाद सब उन्हीं की उपज है। तब आप देखें ग्लोबलाइजेशन जी। हेलो हेलो, ऐसा क्यों? मेरी आवाज 23 मई को जब चुनाव परिणाम आए तो एक भक्त का फोन आ गया। भक्त तो आप जानते हो किसको कहते हैं, जिसकी आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वाह वाह। लेकिन हम जीवन में सहज रहते हैं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है? मैंने कहा हाल चाल ठीक है, और सुनाने के पैसे लेते हैं। फिर उसने तंज किया, बोले आप तो सुनाते थे ना, फिर जीत गए मोदी जी। मैंने कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो जीवन में सहज रहना चाहिए, वो मैं बता रहा था। ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जन समूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या शिकायत है, वाह। तो एक दिन समझ में आ जाए। अब आप देखें, मुझे तो हंसी तब आती है जब नेहरू की नकल करते हुए उसको खारिज करने की कोशिश की जाए। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, ये डिस्कवरी चैनल के लिए एक्टिंग कर रहे। तब देखें, सबसे बेहतरीन लघु कथा है, शायद एक आध बार मैंने कहीं सुनाई होगी, तमाशेबाज राजा। जी। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। वाह, क्या कहने संभसा। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई।
लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। क्या बात है। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। वाह वाह वाह। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के हमले का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ना शुरू कर दिया। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगा। और इसका समापन करना हो, मोहब्बत देना जो हो। तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। मैं नहीं समझता हिंदुस्तान से खूबसूरत कोई देश है। हमने दर्जनों देशों की यात्राएं की हैं, कुछ कमियां भी होंगी, उनकी बातें होती हैं। ये पहला देश है जहां के प्रधानमंत्री की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई। ये उपलब्धि भी हमें हासिल है। हालांकि मैं अच्छा नहीं मानता आपके कांग्रेस के और विरोधी लोग किसी एक आदमी को टारगेट करते हैं। वैसे भी डिग्री से एक्सपीरियंस, अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ। आपने डिग्री की बात की, लता है साहिबा, क्योंकि आप भी जयपुर से हैं और लता है साहिबा भी जयपुर से हैं। रक्षाबंधन की मुलाकात आपने दी थी, जाहिर सी बात है कि जयपुर के हवाले से लता साहिबा की शिप ला चुकी है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। मैं एक आर्टिकल आपको सुना देता हूँ, फिर अपनी जगह लेते हैं। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाएं कम की, आदमी से आदमी को दूर कर दिया। पहले सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो जीवन में रोमांच भी था। आज आप 10, 20, 50 लाख की गाड़ी में चलते हो तो वो आनंद नहीं आता होगा जो आपके पिताजी ने कभी 100-150 रुपए में सेकेंड हैंड साइकिल दिलवाई। तकनीक जो है वो साधन है, साध्य नहीं है, और उसके दुष्परिणाम हम भुगत भी रहे हैं। वहीं से मैंने एक लेख निकाला, वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना, और माफी चाहूंगा जैसा भी सुना पाए। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह 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 वाह, क्या से इस्तेमाल कर दोस्तों, जहां अच्छा लगे। कोई बात नहीं, आप ताली नहीं भी बजाओ, अच्छा सुन लो। मैंने एक पंक्ति में तकनीक को आईना दिखाया है, अच्छा लगे तो मुझे बताना। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार के बोलचाल बन गए। क्या सच्चाई है, वाह वाह। नीदा फाजली साहब की 2 पंक्तियां हैं, अगर मैं उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के कहूं तो कहना चाहूंगा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं से सोशल मीडिया क्यों कहते, हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस, ट्रेन, फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश नहीं रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। मैं तो सोशल मीडिया का लोभा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100 बार सुना,
और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। तो ये जो चीजें हैं इनसे बाहर जमीनी काम करो। जैसे आप नसीम खान साहब ने एक आयोजन जुटाया, इस बार में लोग घरों से निकले, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। हमने अपने अपने ग्रुप बना करके उनसे चैटिंग, उनकी भेजी हुई चीजें देखना और वैसे मिजाज की भेजना, तो हम कैद होकर के रह गए। विरोधी के मत का पता ही नहीं लगता कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, मिलने से पता लगता है। बाकी जैसे ये धारा 370 जो ठीक है, चीज हो गई, अब उसका रिजल्ट देखेंगे तब पता लगेगा। बैंड तो हमारी शादी में भी बहुत जोरदार बजा था। लेकिन उसके बाद के जो परिणाम है वो बताएंगे निर्णय ठीक था गलत। मुझे तो ऐसी चीजों में हंसी आती है, आप नाराज में रंग में आता है लेकिन माफी चाहता आप रंग लगाइए। ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए मुशायरे का कवि सम्मेलन का एक डिसिप्लिन होता है। मैं पहला आदमी हूँ जो पैसों के लिए और तालियों के लिए नहीं लिखता। किसी को बुरा लग जाए, अगर इस तरह का अनुशासन आगे से किसी मुशायरे में न हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं बुलाया करें। बुद्धिसेन शर्मा जी की 2 पंक्तियां हैं, बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ। जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। पुराने समय का मनोविज्ञान देखें आप, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। जैसे आप अवधी, भोजपुरी, बुंदेली जो भी भाषा बोलते हैं ब्रज, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अगली पंक्ति पर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगा। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। अब अपना पुराना समय याद करें, बुजुर्ग लोग बैठे। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता है। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसके मनुष्य के भीतर डर भर दिया। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग बैठे, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी बड़े भाई के, चाचा के, पिता के फिट करा लिए। एक पहन के लिया, दूसरा धो के सुखा दिया।
आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों की भरी है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट पहनना। क्या कहने ये जो चीजें हैं जब तक आप नहीं समझेंगे इस व्यवस्था से लड़ नहीं सकते। सब देखे, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। क्या कहने संपत साहब। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। हर जाति भाषा धर्म संप्रदाय के लोग चटाई पे बैठ के रात रात भर रामलीलाएं देखते थे। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े सब यहीं रह जाने हैं। मेरी नजर में तो सच्चा राम का नाम वही है जो राजघाट पे लिखा हुआ। क्या बात। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेलते। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। क्या बात। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डबली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय इंसान का आप मनोविज्ञान देखना, साइकोलॉजी देखना, देख लो तो मुझे बताना। डिब्बे में डबली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डबली वाले गाते रहते थे। डबली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अब की बार तालियां रोक नहीं पाओगे क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे बड़े शायर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से शाही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। मैं अंतिम इसका पैरा सुना रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत ही अच्छा सुना आपने। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था, अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं। मैंने अतिरिक्त में कुछ कह दिया हो तो मैं माफी चाहता हूँ।
अंतिम पंक्ति आपको मैं सुना रहा हूं, अपने साथ रखना, ये यादगार पंक्ति है। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी की तरह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद साहब। आइए